हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस आपके मेरे सामने हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बच्चों बोर्ड दिख रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट? रूल है हमारे क्लास का, यस की जगह सब यो बोलेंगे, डाउट्स हम पूछेंगे, या तो माइक ऑफ करके ऑन करके पूछेंगे या फिर चैट बॉक्स में लिखेंगे, राइट? डिस्कस कर ली थी रिप्रोडक्शन की। चलो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आज का। हमारा आज ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या हमें हासिल करना है आज के चैप्टर से, कि जब चैप्टर हम एंड कर ले तो वी विल बी एबल टू आंसर क्या क्या चीजें, डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर पाए, ये हमारा आज का गोल है। ठीक है जी, हम इसको अपने वर्ड में डिफाइन कर पाए, ये हमारा आज का गोल रहेगा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ना किस किस में मिलेगी, आपको प्लांट्स में भी मिलेगी और एनिमल्स में भी मिलेगी। ठीक है जी, तो प्लांट्स में भी मिलेगी और एनिमल्स में भी मिलेगी। और क्वेश्चन पता कैसे आते हैं इनमें, क्वेश्चंस मोस्टली एनिमल से कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। क्वेश्चन आता है मेन प्लांट से, और वो आपसे प्लांट का नाम देंगे। जैसे वो पूछ लेंगे शुगर केन, तो बताओ उसमें कौन सा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। या वो बोलेंगे अगेव, तो पूछेंगे कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो डायरेक्टली ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, तो वो डायरेक्टली प्लांट का नाम देख के आपसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछते हैं, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे देंगे कि रनर किस में देखा जाता है, और प्लांट के नाम के ऑप्शन देंगे। तो एग्जाम्पल के साथ इसको मैच करना है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, एग्जाम्पल आपको याद करनी है, और हम कोशिश करेंगे ट्रिक्स बना के उसको याद करने की। ठीक है, मैम। को समझना है वो बता देगा। और याद है ना तुम्हें, अगर मैं ट्रेन चला दूं तो सब मुझे बोल देंगे कि ट्रेन रोक देनी है, करेक्ट? मैम। अब एक सबसे पहली टर्म है जिसपे एक्चुअली में ना एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेती है, नीट पूछता है इसमें कि व्हाट इज अ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या होता है लाइफ स्पैन? मैम जीवन का चक्र पूरा। जीवन का चक्र पूरा, हाँ। तो जीवन के चक्र में सबसे पहले बर्थ होता है ना? यस मैम। फिर हम कहते हैं, देखो अलग अलग कंट्री में ना वर्ड अलग अलग यूज हो रहे हैं। एडोलेसेंस किसी में यूज होता है, किसी में टीनेज यूज होता है, अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। एडोलेसेंस कहते हैं, फिर हम कहते हैं हम अडल्ट बन जाते हैं, तो मैं अडल्ट फेज में हूँ। फिर आप लोग कहते हो कि हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं, एंड अल्टीमेटली डेथ होता है, राइट? तो ये जो पूरी जीवन की कहानी है इसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी कि मैंने कोई टाइम पीरियड रखा ना, लाइफ स्पैन का मतलब है बर्थ और डेथ के बीच का पूरा समय। तो कोई समय जब हम रखते हैं उसको हम लाइफ स्पैन कह देते हैं। ठीक है जी, तो आपको वहां पे टाइम मेंशन करना पड़ेगा, या डेज के टर्म में बताना पड़ेगा कि कोई इंसान इतने साल जिया है, या इतने दिन जिया है, या इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए धरती पर रहा है, राइट? तो दैट इज अ लाइफ स्पैन। समझ में आई इतनी सी बात? अब इसको हम लोग थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। सबको स्लाइड दिख रही है? पहले बता दो हेडिंग क्या लिखनी है। ठीक है, कोई बच्चा जिसको स्लाइड नहीं दिख रही है प्लीज रेज योर हैंड। समटाइम इट हैपेंस। एनी स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू सी द स्लाइड? ओके, सो एवरीवन इज एबल टू सी द स्लाइड्स, राइट? ब्रिलियंट। नाउ द पीरियड, वो समय फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, देखो नेचुरल डेथ है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो वो एक एक्सीडेंट था, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है उस इंसान ने 40 साल और जीना था, उस एनिमल ने 40 साल और जीना था, तो हम नेचुरल डेथ वर्ड यूज करेंगे। तो वो समय पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब भी हो सकता है, उसको कहेंगे लाइफ स्पैन। क्लियर है सबको? मैम। अब देखो, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब है who never dies। बोल अमर। अमर। अमर, अमर, जो अमर है इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। किसने हैरी पॉटर देखी है? यस मैम। अरे हैरी पॉटर नहीं देखी? जिसने भी हैरी पॉटर देखी है तो वोल्डेमॉर्ट क्या चाहता था कि वो इमॉर्टल हो ना, कभी मरे ना, यही था उसकी इच्छा। इसने उसने हॉलक्रॉक्स बनाए थे, लेकिन नेचर ने डिसाइड कर रखा है कि कोई भी इमॉर्टल नहीं होगा, तो वोल्डेमॉर्ट को मरना ही पड़ा। देखो, तो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है विच इज नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है वो कभी भी मरते नहीं है। इसका क्या मतलब है बताऊं? देखो,
यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल से बना, एक सेल से बना, ठीक है जी। हिंदी दिख रही है ना सबको, सबको आती है ना समझ? ठीक है जी। तो एक सेल से बना, ये एक सेल है, पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की एक सेल से बनी है, जैसे बैक्टीरिया, उसका अपने पास अपना चलो तो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल है। अब ये एक सेल क्या करेगा, अल्टीमेटली डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल में, जब समय आता है तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, करा था ना हमने कल, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल पड़ा है एंड ऑल दैट, हमें उन सब में नहीं जाना। चलो मैं ये मिटा भी देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो इसने बना लिए दो डॉटर सेल। इसने किया क्या था, बीच में दिखाऊं, जो हम फेस नहीं दिखाते, ये सेल ना स्ट्रेच हो जाता है, इसको अंदर से सिग्नलिंग आती है और ये बढ़िया से स्ट्रेच हो जाता है ऐसे, और फाइनली दो सेल में ये डिवाइड होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखो जो पेरेंट सेल था, ये पेरेंट है, जो पेरेंट सेल था वही तो स्ट्रेच होके दो डॉटर सेल में चेंज हो गया, राइट? सही बात है, है ना? और ये अगर मैं बोल दूं, अगर ये मैं बोल दूं बैक्टीरिया, तो क्या इसके पास न्यूक्लियस होगा? नहीं, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसके पास क्या होता है, सर्कुलर डीएनए और उसके पास होते हैं छोटू छोटू से राइबोसोम्स। कौन से होते हैं, 70s या 80s? 70 हाँ नीट में, हाँ नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो वो डिवाइड होने से पहले क्या करता है, दो कॉपी बना लेता है अपने डीएनए की, ठीक है जी। कुछ राइबोसोम यहाँ भेज देता है, इक्वल नंबर के दूसरी साइड में भेज देता है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है। अब जो नए डॉटर सेल बने, सबके पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है और सबके पास अपने अपने राइबोसोम्स है, राइट? तो देखो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई फर्क दिख रहा है तुमको? यस क्या? नो मैम। बेटा सेम है, न्यूक्लियस की पोजीशन मैंने रैंडमली ऐसे बना ली, बीच में बना ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है ना। एक्चुअल में पेरेंट सेल खींचा और उसने डॉटर सेल बना दी, तो ये सेल टेक्निकली तो कभी मरा ही नहीं ना, उसने नए सेल बनाए, अपनी बॉडी को ही नए सेल में चेंज कर लिया, तो ये सेल कभी मरा नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। तो मैं ये लाइन लिख सकती हूँ, समझ में आया? यस मैम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल्स। तो वोल्डेमॉर्ट को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मर जाना चाहिए था, शायद तब इमॉर्टल होता, बावला। चलो जी, फॉर मोर रेफरेंस वॉच हैरी पॉटर, इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब ये जो जीवन है, अब ये जो जीवन है, कि मैं पैदा हुई, उसके पास ओल्ड एज होगी एंड डेथ होगी, राइट? इसका कोई लेना देना नहीं है कि किसी की बॉडी का साइज क्या है। ऐसा नहीं है कि जिराफ सबसे बड़ा एनिमल दिखाई देता है हमें देखने में, कितना ऊंचा है, तो उसका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरी हाइट कम है तो मेरा लाइफ स्पैन कम है, किसी की हाइट ज्यादा उसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो गया, ये चींटी का लाइफ स्पैन कम ही होगा। तो किसी का बॉडी के स्ट्रक्चर से लाइफ स्पैन का लेना देना नहीं है, ठीक है? एक क्रो और एक पैरेट के लाइफ स्पैन में बहुत फर्क होता है, लेकिन होते तो दोनों बर्ड्स है ना। तो लाइफ स्पैन का कोई रिलेशनशिप नहीं होता साइज से। तो लाइफ स्पैन डिसाइड कौन करता है, ये सोचा है? प्रोटोप्लाज्म। मैम रिपीट। रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली को रिलेटेड विद देयर साइज, कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का वो उसके साइज से रिलेटेड नहीं होता। ऐसा नहीं जिसका साइज बड़ा उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म का भी लाइफ स्पैन हो सकता है ज्यादा। तो लाइफ स्पैन का साइज से कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं ये बात बोल रही हूँ, ठीक है? ये बात तो सबको क्लियर है? यस मैम। ना अब मेरा जो क्वेश्चन है तुम लोगों से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि कोई भी बच्चा जिसने अभी भी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट ही किया चैप्टर, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि हु डिसाइड्स द लाइफ स्पैन? मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशीज है, मैं स्पीशी लिख देती हूँ, ठीक है जी, क्योंकि तकरीबन स्पीशीज का ऑलमोस्ट सेम होता है, स्पीशीज। तो कौन डिसाइड करता है ये? मैम नेचर। जी आंसर, एक ने बोला नेचर, दूसरे ने बोला इन्वायरमेंट एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल,
Metabolism. हाँ, Genetics. Metabolism. मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स Cell. और सेल और ठीक है। देखो, आपको पता है पहले ऐसे, अगर आपने कभी सुना हो कि पहले के टाइम में जो लिविंग ह्यूमन थे उनके लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली कैसा होता था, ज्यादा साल तक जीते थे, कम, ज्यादा ज्यादा साल तक जीते थे। अब धीरे धीरे कम साल का होने लग गए हैं, राइट। बेसिकली मेडिकल साइंस ने तो बहुत तरक्की करी है, लेकिन उसके साथ बीमारियां भी ज्यादा आ गई हैं, तो अब लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो गया है। पहले आपको कॉमनली मिल जाता है कि कोई 100 साल से ऊपर जिया है। चाइना में बहुत है ऐसे लोग जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं, अभी भी है, ठीक है। लेकिन आने वाली जनरेशन का लाइफ स्पैन अब कम हो गया। हम देखते हैं कि 80 to 85 तक आपको जनरली लोग दिखते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है जर्नली। जर्नली ऐसा हमेशा कॉमन नहीं है। तो ह्यूमन स्पीशी में हमने देखा कि लाइफ स्पैन में वेरिएशन आई है। तो देखो, जब भी मैं वर्ड स्पीशी बोलूंगी ना, मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही। एक ऑर्गेनिज्म का मतलब है ये है हमारा, लेट्स से बंटी। तो बंटी इज वन ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत कम आएगा इकोलॉजी में। और मैं बोलूं यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ह्यूमन खड़े हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अब मैं इनको क्या बोलती हूँ कि ये है ह्यूमन स्पीशीज। हाँ, तो स्पीशीज बड़ी टर्म है, ठीक है। तो अगर आपको डिसाइड करना है ना लाइफ स्पैन, तो ऐसा नहीं हम ये देखेंगे बंटी कितने साल जिया तो उतने साल सारे इंसान जीते हैं। हम देखेंगे कि लाखों ह्यूमन बींग कितने साल जीते हैं, फिर हम अप्रोक्सीमेट लगाएंगे कि हाँ यार, जर्नली ह्यूमन बींग ना 80 to 85 ईयर्स तक जीते हैं धरती के ऊपर, ऐसा देखा गया, ठीक है। तो जब भी स्पीशी का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो हम बड़े टर्म में सोचते हैं। ये बात समझ आई? यो मैम, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म है, उसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। यस मैम, तो केमिकल रिएक्शन इन बॉडी तो एक इंडिविजुअल का पढ़ूंगी ना मैं, सारे इंडिविजुअल का तो नहीं पढ़ पाऊंगी, तो ये स्पीशी पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल भी एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, पर मुझे स्पीशी लेवल पे जानना है कि कौन डिसाइड कर रहा है लाइफ स्पैन, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। जो मेन रीजन है इसके पीछे, दैट इज एक्चुअली नेचर एंड एनवायरमेंट। तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो आंसर है इवोल्यूशन। ऐसा देखा गया है कि समय के साथ जो नेचर है वो देखती है, जैसे देखो पहले कोविड या इतनी खतरनाक बीमारियां होती नहीं थी, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, राइट। कैंसर का अमाउंट बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ गया है। अगर आप डेटा स्टडी करोगे यू विल सी एड्स के पेशेंट और ज्यादा बढ़ गए हैं, पर ये बहुत कम डिजीजेज है जो ऐसे क्योर होती है, राइट। कोविड के केसेस ने भी कितना सारा इंक्रीज किया है, तो वायरस कितना फैल गया है। सो इवोल्यूशन क्या होता है, समय के साथ साथ जब नेचर बदलती है तो वो डिसाइड करती है कि भाई कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे, कितने लोग नहीं। तो ये इवोल्यूशन है, इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो समय के साथ साथ इवोल्यूशन डिसाइड करेगी कि कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा। तो ये इवोल्यूशन है जो डिसाइड करती है कि किसी स्पीशी का लाइफ स्पैन कितना होगा कितना नहीं, और ये सब कुछ नेचर के हाथ में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? यो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि लाइफ स्पैन डिसाइड किसने किया। तो आप लोग लिख सकते हो कौन सा पार्ट, ये देखो इसको लिखो, यहाँ तक लिखो, आंसर वुड बी इवोल्यूशन। इसे लिख लो, एक ये बात लिख लो और दूसरी ये बात लिख लो कि ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल को कहेंगे और स्पीशीज जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। स्पीशी वुड बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दिख रहा है ना सबको जो मैंने लिखा साइड में? यो मैम, यो ठीक है, लिख लिया। चले, यो मैम, ऑलराइट। एनीवन जिसको डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब जो वेटनरी का पेपर होता था ना पहले, अलग से आता था, अब तो नीट ही क्वालिफाई करना होता है आपको, उसी में आपको वेटनरी डॉक्टरी का मिल जाता है। तब ये क्वेश्चन बहुत आता था कि किसका लाइफ स्पैन कितना है। तो ये है डेटा लर्निंग। देखो कुछ चीजें आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, तो ये वो डेटा है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये वो है जो आपको डायरेक्टली 4 मार्क्स देंगे, ठीक है जी। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको बार बार लिख के लर्न कर लो, या फिर बार बार आप एक दूसरे से वाइवा ले लो। रफली अपने दोस्तों के साथ गेम बना लो क्लास में कि 5 तुम याद करके आना,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में आओ यार गेम ही बना लेते हैं, ठीक है जी। हर रोज ना हर किसी को इन्वॉल्व करेंगे, तो ऐसा मत समझना तुम्हारा नाम आज नहीं लिया। तो फॉर एग्जांपल आरुषि, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. आरुषि, तो तुम लर्न करके आओगी रोज, राइस प्लांट, बेनियान ट्री एंड बनाना ट्री के बारे में, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, डन? Yo-yo, ma'am. लिख ले, वहां पे तेरा होमवर्क है, ठीक है जी। और अदिति, आवाज आ रही है? अदिति कहती होमवर्क नहीं लेना मैंने। अनामिका, Yes, ma'am. अनामिका याद करके आएंगी डॉग, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई एंड पैरट, ठीक है जी। Yo-yo, ma'am. और आंचल Yo-yo, ma'am. बेटा आप याद करके आओगे क्रोकोडाइल, हॉर्स, टोटवाइज एंड क्रो, ठीक है जी। Yo-yo, ma'am. अनुशिवा, Yo-yo, ma'am. आप याद करके आओगे काउ एंड एलिफेंट, ओके। Okay. अब याद रखना है कि इनको होमवर्क मिला था, फुल मजा ना कल, ओके। तो कल हम आपसे बायो वाइवा खेलेंगे और इसके साथ ही याद हो जाएगा, फिर किसी और को देंगे। तो दिस इज अ लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल रोज हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 से 7 साल जिएगा नेचुरल हैबिटेट में। अब देखो अगर तुमने उसको पानी नहीं दिया और वो मर गया, तो तुमने उसकी लाइफ स्पैन खराब की है। नेचर में वो इतना सर्वाइव करता है, अगर उसको नॉर्मल खाना मिलता, नॉर्मल लाइट मिल गई, एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट मिल गया। तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना कि मैम आपने कहा था क्रोकोडाइल तो 60 ईयर तक जीता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो नेचुरल डेथ नहीं है ना, नेचुरली वो 60 ईयर तक जी सकता है, ओके। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. सबसे बड़ा लाइफ स्पैन किसका है प्लांट में? Question repeat करना. Banyan tree. Ma'am, यहाँ पे सबसे बड़ा लाइफ स्पैन किसका है प्लांट्स में? Ma'am, banyan tree. Banyan tree. यस, बरगद का पेड़ है ना जिसके ऊपर चुड़ैल रहती है, ऐसा सुना है? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. मेरे हॉस्टल के रूम के साइड में था बरगद का पेड़। मेरे हॉस्टल की विंडो से जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो बरगद का पेड़ दिखता था। तो रात को हमेशा वहां पे उसके पीछे जो भी बिल्डिंग थी वहां पे लाइट हमेशा ऐसे ब्लिंक होती रहती थी, जलना बुझना जलना बुझना। मुझे पूरा विश्वास था वो बरगद का पेड़ ही करवा रहे हैं। पर वो मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई। और मेरे दोस्त मेरे रूम में रात को सोने भी नहीं आते थे क्योंकि हम सबको डर लगता था वैसे। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ा लाइफ स्पैन किस किस एनिमल का लिखा है? Tortoise. Tortoise. देख लो कितना टाइम तक रह सकता है। अच्छा अनुश्री, किसने हैंड रेस किए? नीचे कर लिया। कोई जिसको डाउट? No, ma'am. चलो जी, याद सबको करना है ये, ठीक है जी। अब ये एनसीईआरटी में आपकी पिक्चर है ये वाली। Yo-yo, ma'am. सा होमवर्क है कि आपको डेटा मैंने दे रखा है, डेटा दे रखा है, इसको इसमें फिल कर लेना, ये लेबल होने के लिए आ जाता है, ओके। Yo-yo, ma'am. ये तो कर लो। आओ भाई, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा ना 2 में होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने दो चीजों में पढ़नी है। किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़नी है? Plants or Plants and animals. ठीक है जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स को भी ना डिवाइड कर लो। एनिमल्स में भी हम नोबल और एक हम पढ़ेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप लोग किसको भी पढ़ोगे, जैसे कि आप पढ़ोगे अबाउट बैक्टीरिया, आप पढ़ोगे अबाउट प्रोटिस्टा, है ना जी। इन सबको भी आप पढ़ोगे, राइट। तो पहले इसको खत्म करते फिर प्लांट्स की तरफ जाएंगे अगर टाइम बचेगा तो। ऑलराइट, आइए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। मैंने कहा था ना एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। तो एक सिंगल पेरेंट की मदद से ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कैची वाला वर्ड है सिंगल पेरेंट, ठीक है। ये नीट में पूछा जाता है, ये वर्ड आता है। नाउ इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा, आपको प्लांट्स में भी दिख जाएगा, आपको एनिमल्स में भी दिखेगा। अभी देखना हम एनिमल्स में भी आपको करके दिखाएंगे। विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे ह्यूमन के पास क्या है, दिमाग अलग है, हार्ट ऑर्गन अलग है, डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, सांस को रेगुलेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है। लेकिन जिसकी बॉडी बहुत सिंपल है, सिंपल सी बॉडी है, मे बी एक से ज्यादा सेल से बनी है लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बॉडी में है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देती है, ठीक है। Yo-yo, ma'am. अब
अभी मजे वाली बात क्या बोल रहा है, देखो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट। देखो एक सिंगल सेल था, पीछे डिवाइड किया था, जब वो डिवाइड हुआ था 2 सेल उसने बनाए थे, ये बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह दिखता है, और ये दोनों सेल एक दूसरे के जैसे भी दिखते हैं, ये ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग पेरेंट की तरह भी दिख रहे हैं और एक दूसरे की तरह भी दिख रहे हैं, ऐसा होता है। तो जब आप किसी चीज को बाहर से देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, Yo-yo मैम। so how many nose I have? मैम 1 My hair are long or short or I am bald? मीडियम। मीडियम है, रॉन्ग है, समझ आई? मैम लोग। तो ये जो तूने मेरे को एक्सटर्नल फीचर को स्टडी कर लिया ना, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली मींस जो आप एक्सटर्नल फीचर किसी के स्टडी करते हो, ठीक है? yo-yo मैम। ठीक है जी। फिर आपको जोश चढ़ा, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, हम इसको ऑर्गन के अंदर जाके देखेंगे, तुमने मुझे बेहोश कर दिया और मेरा लीवर निकाल लिया। बाहर से लीवर देखोगे तब भी मॉर्फोलॉजी है, लेकिन लीवर को जब कट करोगे उसके अंदर के स्ट्रक्चर देखोगे ना, तब उसको कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है जी, तो एनाटॉमी अलग होती है, पर यहाँ एक्सटर्नल फीचर याद रखो, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है, तुमने बोला हम और ध्यान से सर्च करेंगे, तो जब मैं सो रही थी तुमने मेरा स्किन का सेल निकाल लिया और उसको जो भी प्रोसेस किया अच्छे से, स्टेनिंग वगैरह, और फिर उसने माइक्रोस्कोप के अंदर तुमने उसका, माइक्रोस्कोप के अंदर एक्चुअली डीएनए दिखता नहीं है, तुमने उसका प्रोसेस किया और तुमने फिर मेरा डीएनए स्टडी किया। तो जब आप जेनेटिक लेवल पे जाते हो ना, डीएनए के या आरएनए के लेवल पे, तो उसको कहते हैं जेनेटिक लेवल। ठीक है जी, जेनेटिक का मतलब है डीएनए और आरएनए डीएनए और आरएनए दोनों। तो जब इस लेवल पे किसी को स्टडी करते हो तो उसको जेनेटिक वर्ड यूज करेंगे। तो अब यहाँ बोला क्या गया है, लाइन देखते हैं। ऑफस्प्रिंग जो बने हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स। तो पूरी लाइन अंडरलाइन करनी है, इससे क्वेश्चन बनता है। सर्च मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं क्लोन्स। तो इन ऑफस्प्रिंग्स को हम बुलाएंगे क्लोन्स। समझ आई? yo-yo मैम। हाँ जी रो, अच्छा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या मिल रहे हैं, क्लोन्स, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी। क्लियर? yo-yo मैम। सो इट वाज बिलीव कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर आपने कभी सुना हो ओसामा बिन लादेन के बारे में, तो ऐसे मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन, बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट, वो थे साइंटिस्ट, वो गलत काम में यूज कर रहे थे दिमाग, तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता था कि उन्होंने ऐसी मशीन डेवलप कर ली थी जिसमें उन्होंने अपने ही क्लोन्स बना रखे थे। तो उन्होंने अपने जैसे ही क्लोन्स बना लिए थे, और इसकी वजह से उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके जैसे दिखने वाले बहुत लोग थे, तो गलत लोग मिलते थे और फिर उनको मार दिया जाता था। तो लगता था ओसामा बिन लादेन को मार दिया, लेकिन फिर बाद में उसकी जब जेनेटिक स्टडी की जाती थी तो पता चलता था कि ये डीएनए किसी और का है। ठीक है जी। तो क्लोनिंग हम ऐसी भी सुनते हैं कि शायद उन्होंने डेवलप किया था, पर हमें अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है। तो इससे इंस्पायर होके ह्यूमन भी इसको ट्राई करने की कोशिश करता है। समझ आई? यो मैम। ये एक्स्ट्रा वाला ज्ञान था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। है रंजू? मैम क्लोन के डीएनए अलग होते हैं? नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन करने की कोशिश कर रहा था उसमें डिफरेंस था। यो मैम। इसलिए मैंने कहा वो नहीं आएगा। तुमको ये याद रखना है, नेचर ने असेक्सुअल डेवलप करा है, इंसान तो अभी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है? yo मैम। क्वेश्चन अच्छा था उसका, उसने ध्यान दिया, तुमने क्यों नहीं पूछा? कोई बात नहीं, ध्यान से सुना करो, एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छा तू क्यों नाराज है? बी हैप्पी यार, रुक जा, इसको खुश कर देते हैं। बी हैप्पी। चल, खाना खा के आए हो कि नहीं? yo मैम। बेटा कुछ खा के आया करो, बेटा कुछ खा के आया करो, ऐसे मत आया करो। नो, नहीं खा के आओगे? बेटा कुछ खा के आया करो। अभी मेरी क्लास के बाद अगली क्लास तक तुम ऐसे हो जाओगे, तुम चुप क्यों नहीं हो रही? केमिस्ट्री की फिजिक्स की? मैम केमिस्ट्री। है ना? फिर केमिस्ट्री वाले सर सोचेंगे पता नहीं बायो वाली मैम हर रोज क्या करती है, बच्चे इतने डेड हो जाते हैं, पढ़ते नहीं। तो बेटा खाना खा के आया करो, एनर्जी लगती है मेरे को पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में। मैं भी खाना खा के बैठती हूँ, जिस दिन नहीं बैठती ना, तीसरी क्लास तक मेरा सिर ऐसे होता है, क्या हो गया। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करेंगे कैसे डिवाइड। ये खतरनाक सी पिक्चर दिख रही है आपको? yo मैम।
जब भी कोई बुक खोलोगे ना, जब भी कोई एक्स्ट्रा बुक खोलोगे ना, ऐसी पिक्चर मिलेगी तुमको, ठीक है? तो हो सकता है तुम्हारा दिल बैठ जाए। कहाँ होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट 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 साइड में है ना? हाँ, लेफ्ट साइड में होता है, बट हार्ट इज नॉट ऑलवेज राइट, है ना? तो लेफ्ट साइड में होता है वो। सो बेटा, ऐसे खतरनाक डायग्राम को अपनी भाषा में सिंपल बना लिया करो, ठीक है जी? हमेशा ऐसे किया करो, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा इसको सिंपल करते हैं, और इसमें ना इतना इतना सोचना नहीं है। सामने बुक है, उसकी मदद से सिंपल कर लो ना। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुमने साथ साथ नोट्स बना लिए ना, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग। क्योंकि नोट्स बनाना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। जो वो बन गए तो खत्म हो जाएगी, आराम से इजी हो जाएगा। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं तुमको बता रही हूँ कैसे बनाओगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने उसको ऐसे नीचे लिखा, मैं भी बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ लिखूंगी मैं टाइप्स। मैं स्टूडेंट होती तो कैसे बनाती, टीचर तो मैं वैसे ही बना दूंगी। अब मैं इसके अंदर क्या पढ़ने वाली हूँ, मैं इसमें पढ़ने वाली हूँ बेसिकली एनिमल्स के बारे में ज्यादा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है, मैं इस वाले चैप्ट में सिर्फ एनिमल्स का बना रही हूँ, प्लांट्स का मैं अलग बनाऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी, मेरी क्लास है, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी बनाऊं, मेरे नोट्स समझ आने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, साथ साथ बना लो। सबसे पहला कौन सा है? फिजन फिजन, फिजन, फिजन। दूसरा बडिंग बहुत बढ़िया। अभी कुछ नहीं बताया मैंने तुमको, लेकिन ना देखो, तुम्हें दिख रहा है कि एक दूसरे नाम के बीच में गैप है, एक लाइन थोड़ी ऊपर है, फिर दो लाइनें छोड़ के नीचे लिखी है बडिंग। पता है क्यों? ताकि मुझे फ्यूजन के आगे जो एग्जाम्पल लिखने हो ना, मैं यही इसी ग्राफ में डाल दूं। बडिंग के आगे के एग्जाम्पल भी इसी ग्राफ में डाल दूं, डेफिनेशन लिखने की जगह भी छोड़ दूंगी मैं। तो ऐसे वाली चार्ट ना, जो पेज होता है उसके स्टार्टिंग में बनाया करो, और नीचे स्पेस छोड़ दिया करो। उस पेज को ही छोड़ दिया करो ताकि नीचे फिल हो पाए, और एक दूसरे में गैप रखा करो, ठीक है जी? बडिंग के बाद क्या लिखा है? अच्छा देखो देखो, बडिंग के बाद जिमुलेशन, राइट? यस यो मैम। जिमुलेशन बनाओ बनाओ, साथ साथ बनाओ। आओ, बिल्कुल तुम्हारे तरीके से बना रही हूँ, उसमें क्या बुराई है? फोर्थ, फोर्थ क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली में तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोर्स है जिसको डिस्कस किया जाता है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये है जू सोर्स। और कोनिडिया फंजाई के साथ अगर पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है? तो जूस्पोर और कोनिडिया के लिए अलग से बना लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। तो दो स्पेशल है हमारे पास, एक है हमारे पास प्यारा सा जूस्पोर, और एक है हमारा कोनिडिया। और इसका जो स्पेशल फीचर है ना, जिससे 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने यही लिख रही हूँ कि जो जूस्पोर है, एग्जाम्पल की जगह छोड़ रही हूँ मैं सबके पास, ठीक है जी? 3 लाइनें छोड़ रही हूँ मैं सबके लिए, क्योंकि मैं अभी बायो पढ़ती रहूंगी तो आते रहेंगे एग्जाम्पल। जूस्पोर के साथ मैं एक लाइन लिख रही हूँ, दे आर मोटाइल स्पोर। ब्रैकेट में लिखूंगी हैव फ्लैजिला। बेटा, जब भी प्रेजेंट लिखना होता है ना, तो मैं उसको ऐसे टिक लगा देती हूँ, मेरा ये है प्रेजेंट। लेकिन अपने पेपर में, स्कूल में मत लिख के आना, ठीक है? टीचर इसी के आगे कांटा लगा देगी। तो ये हमारा नोट्स बनाने का तरीका शॉर्ट में, समझ आया? यो मैम। ठीक है जी। तो आज हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट 20 मिनट्स में कि हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जितना हमें समझ आए इतना पार्ट। ओके, यो मैम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा फिजन। और देखो, मजे की बात क्या होती है ना, ये जो ग्राफ होते हैं ना, इनको पेंसिल से टिक कर लिया करो एक बार होने के बाद, तुमको याद रहेगा कि ये हो गया, बस इतना सा रहता है, हौसला हो जाता है इससे। तो देखो फिजन क्या होता है। इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड, मैं यहाँ बना देती हूँ जैसे इसे बोल रहा है, ये कह रहे हैं जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स। तो एक या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स में टूट सकता है वो, हम जनरली 2 बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजन। सिंपल सा ही। तो इतनी देर से जो मैं बना रही थी वो फिजन ही था। आपको इसका कॉमन एग्जांपल दिखता है प्रोटिस्ट एंड मोनिरास। मोनिरा होते हैं वो बैक्टीरिया, और प्रोटिस्ट Yes. हमें प्रोटिस्टेंस है, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा आता है यो मैम और पैरामीटर। वन ऑफ द एग्जांपल। तो मैं लिख सकती हूँ ना फिजन के एग्जांपल के नीचे मोनिरा एंड प्रोटिस्टा। यो मैम। मेरा चार्ट भी कवर हो गया। आओ जी, अब देखो, ये कह रहे हैं 2 टाइप की फ्यूजन होती है, एक होती है बाइनरी फ्यूजन और एक होती है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को एक और नाम से डालते हैं सिंपल फ्यूजन, कुछ बुक्स में मिलेगा। वैसे बाइनरी फ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन वर्ड। किसी में सिंपल फ्यूजन मिले तो घबराना नहीं है, ओके? चलूं आगे? यो मैम। ओके जी, देखो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है।
इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, बिल्कुल सिंपल, कि एक पेरेंट सेल है और वो 2 सेल में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बहुत सिंपल। तो आपको ये बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा अमीबा में एंड पैरामीशियम में। तो इसने स्पेसिफिकली 2 एग्जांपल दे दिए बाइनरी फ्यूजन के, तो इसको लिखना बड़ा जरूरी है। मैं पीछे जाऊंगी, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्यूजन की 2 कैटेगरी है भाई। फ्यूजन हो गया मेरे पास, एक बाइनरी है और एक मल्टी। अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं, तुम्हारी कॉपी में होगी, तो बाइनरी के नीचे मैं 2 एग्जांपल क्या लिखूंगी? मैम अमीबा अमीबा और पैरामीशियम। हाँ, है ना। देखो नीट में ना किसी भी एंट्रेंस के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से चीजें आना। पर सब लेते हैं, कहीं ना कहीं से सीख भी लेते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता। तो जब आप इस तरीके के चार्ट बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि आपको याद क्या रखना है, राइट? ओके, आओ भाई। मैम अब ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम है, तो देखो पैरामीशियम में क्या हुआ। पैरामीशियम की खास बात होती है, ध्यान से देखना, ये इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस जिसको हम बुलाते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो मतलब छोटा, दिख रहा है सबको? यो मैम और इसके पास ये बड़ा वाला ग्रीन कलर से दिख रहा है, ग्रीन नहीं होता, इसमें ये होता है हमारा मैक्रो न्यूक्लियस, मतलब बिग, बिग वाला न्यूक्लियस। तो ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है जी। दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होकर डबल न्यूक्लियस बना देंगे। यहाँ पे देखो, ये एक कॉपी बन गई, ये एक कॉपी बन गई। अब पैरामीशियम ओवरऑल अपना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर लेता है और 2 पैरामीशियम में चेंज हो गया। सो दिस इज अ बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशियम। ओके जी, यो मैम यो मैम राइट। आगे चलो। यो मैम तो जब आपको मैं ये भेजूंगी ना, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना बाइनरी फ्यूजन के नीचे, काम आएगी। अब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? देखो मल्टीपल फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी वापस से आएगा। तो मल्टीपल डिवीजन इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी इंडिविजुअल। तो देखो पेरेंट का सेल है, यहाँ पे देखना जो मैं बना रही हूँ, ब्लू से बनाती हूँ, ब्लू से दिख रहा है सबको, ब्लू दिख रहा है ना सबको? यो ये मैम है अमीबा, इसका कोई शेप नहीं होता। अमीबा का तो खास बात यही होता है, अमीबा को कोई शेप नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर इसका अपना न्यूक्लियस पड़ा है। तो पता है क्या होता है अमीबा के अंदर, उसका जब न्यूक्लियस पड़ा होता है, अमीबा के ये जो बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको क्या बुलाते हैं अपा? विलाई नहीं बेटा, रेस्ट आर्म्स, फॉल्स आर्म्स इनको कह रहे हैं हम, सूडोपोडिया। यस मैम देखो यस मैम। ये हाथों की तरह है लेकिन रियल हाथ नहीं है। तो सूडो का मतलब होता है धोखा, फॉल्स, ठीक है जी। तो अमीबा के पास सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया उसके पास होते हैं। वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को थोड़ा रिडायरेक्ट कर लेता है, पीछे को ले आता है, एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे बना नहीं है, मैं बना रही हूँ, थोड़ा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब अमीबा ने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा, वो करेगा मल्टीपल फ्यूजन। अगर फ्यूजन करता तो ये अमीबा तो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता नॉर्मली, लेकिन इसने मल्टीपल फ्यूजन करना है। तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडियस को अंदर कर लेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने आसपास लेयर जमा लेगा बहुत सारी। तो अपने आसपास बताना कितनी लेयर बनाई है मैंने, काउंट करके बताओ। अपने अंदर 3 लेयर बनाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है ना, उसमें हो जाती है इक्वेशनल डिवीजन, विच इज नोन एज माइटोसिस। तो देखो इसके बाहर ये 3 लेयर बनी रहेंगी नॉर्मल, ऐसे ही बनी रहेगी, इनको कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मली पड़ी रहेंगी। ये प्रोटेक्ट करती है अंदर वाले स्ट्रक्चर को, क्योंकि अंदर बहुत स्पेशल प्रोसेस होने वाला है। और अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो अंदर का न्यूक्लियस था, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म तो नहीं डिवाइड हुआ ना। नो मैम No, ma'am. ये रहा साइटोप्लाज्म, अभी भी साइटोप्लाज्म नीचे वैसे का वैसा है, करेक्ट। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए, लेकिन साइटोप्लाज्म इस तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा था और ये सब स्ट्रक्चर अंदर ही पड़ा था, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। अब क्या होगा, जब अच्छी सी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये जो बाहर की 3 लेयर है ये फट जाएगी, और जो हमारा अमीबा है वो ऐसे रिलीज हो जाएंगे, छोटे छोटे अमीबास। ओके, दिख रहा है आपको? यो मैम तो देखो अगर मैं बोल दूं अमीबा, तो ये है 1 अमीबा सिंगुलर। अगर मैं वर्ड बोलूं अमीबी, तो ये है प्लूरल, बहुत सारे। ओके जी,
तो डॉटर लेयर रिलीज हो जाएंगे। तो ये होता है मल्टीपल फिजन, यानी मल्टीपल फिजन में एक साथ कितने सारे डॉटर सेल बन गए, और बाइनरी फिजन में एक बारी में 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये बात समझ आई? लिख लो इसको, तेज तो नहीं होगी स्पीड मेरी? नो मैम। नो? ओके बेटा, लिख लिया? यस मैम। देखो मेन प्रोसेस हो गया ना, मेन प्रोसेस हो गया ना। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल करूँ कि जब विड्रॉ कर लिया था सूडोपोडिया, तो ये हमारा पड़ा है अमीबा, आराम से सर्कुलर से दिख रहा है तुमको, है ना? अब कंडीशंस होगी इसके लिए, इसको पता है कि अब इसको करना है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की जब कंडीशंस होगी तो ये क्या करेगा, ये अपने आसपास लेयर बनाएंगे। सो ये स्टार्ट कर देता है रेल की कोटिंग। सो इसको हम कहते हैं, जो लेयर है ना 3 लेयर, सो इसको हम कहेंगे ऐड, अमीबा ऐड करता है ऐड 3 प्रोटीन लेयर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लेयर आई है, 3 प्रोटीन की लेयर उसने ऐड करी, और ये ऐड करने के बाद जो इतना स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिसमेंट। एनसिस्टमेंट, समझ आया? यो मैम। और ये हुआ क्यों? क्योंकि देखो जो अंदर न्यूक्लियस था उसको प्रोटेक्ट करना था ना, उसने इतनी बार डिवाइड करना है। सोचो अगर वो बाहर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंदर खराब हो जाता तो इसलिए एनसिसमेंट इंश्योर करते हैं कि अंदर जो भी प्रोसेस है, बाहर का टेम्परेचर, वाटर, किसी की अवेबिलिटी अंदर वाले स्ट्रक्चर को तंग ना करे, इसलिए ये एनसिस्ट बनती है। अब एनसिसमेंट के बाद क्या होगा, मैं तीनों लेयर बना रही हूँ दोबारा से। एनसिसमेंट होने के बाद क्या प्रोसेस होता था? माइटोसिस, बहुत सारी माइटोसिस हो जाएंगी। माइटोसिस होने के बाद जो सेल बनेगा, हमारा ये सेल बन गया। अब क्या होगा इसके बाद, इसमें फाइनली जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब टेम्परेचर बढ़िया है, इसको पता है कि अमीबा भी यहाँ पे ग्रो कर सकता है, तो फेवरेबल कैसी कंडीशंस आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो ये पूरा का पूरा से फट जाएगा, देखो इस तरीके से। और क्या बाहर निकल जाएंगे, छोटे छोटे अमीबे। हाँ, और ये जो छोटे छोटे अमीबे निकले हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरिलेशन। ये छोटे छोटे अमीबे रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्स, स्मॉल अमीबे कॉल्ड स्पोर्स। तो हम इसको कहेंगे कि ये है स्पोरुलेशन, ठीक है? यो मैम। अभी यहाँ पे जो छोटे छोटे अमीबे थे ना, ये स्पोर्स की तरह दिखते हैं। स्पोर्स वो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्पोर्स की तरह दिखते हैं, पर इनका अलग से नाम भी है। तो इनको ना एक और नाम से भी जानते हैं, हम इनको बुलाते हैं सूडो, यानी झूठे स्पोर्स, सूडोस्पोर्स। ओके, तो स्मॉल अमीबाज आर आल्सो कॉल्ड सूडोस्पोर्स। क्लियर? यस मैम। कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट, रेज योर हैंड। तो ना इसको नेचर में ऐसे इमेजिन करो, आप बैठे हो, ठीक है, आप कहीं पेड़ के पास बैठे हो और मिट्टी में ये प्रोसेस हो रहा है, और आपकी आईज अब माइक्रोस्कोप में चेंज हो चुकी है। तो आप माइक्रोस्कोपिक आईज से, जो ऐसे होती नहीं है पर मान लो हो रही है, और आप अमीबा को ऐसा चेंज होता देख रही हो, जब आप इमेजिन करोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप इमेजिन करो अमीबा है, जो आपको एक्चुअल में किसी भी कलर का इमेजिन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो अमीबा आपको दिख रहा है कि वो सर्कल में चेंज हुआ, फिर आपको दिख रहा है उसके आसपास 3 लेयर्स आ गई, फिर आपको दिख रहा है उसके अंदर माइटोसिस हो गई और सूडोस्पोर्स बन गए, और फिर आपको दिखा है वो अमीबा फाइनली, अब वहां पर बैठे हो बहुत टाइम से, और फाइनली वो अमीबा कुछ दिनों के बाद वहां पे स्पोरुलेशन दिखाता है कि वो फट जाता है और उसके छोटे छोटे सूडोस्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसको इमेजिन करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। ओके, यो मैम। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बेटा इसका ऑर्डर आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ऑर्डर बताओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन इन द केस ऑफ, ये माइटोसिस है ना, दिस इज नॉन ए मल्टीपल फिजन, हियर इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो वो तुमसे पूछ सकते हैं मल्टीपल फिजन की सीक्वेंस बताओ, पहले क्या होगा, पहले सूडोस्पोर्स बनेंगे, फिर उसके बाद 3 लेयर्स बनेगी, या पहले एनसिसमेंट होगी फिर सूडोस्पोर बनेगा? तो ये सीक्वेंस आ सकती है। तो सीक्वेंस को लिख लो 1, फिर लिख लो यहाँ पे आ गया 2, हमेशा नंबरिंग कर लिया करो 3, 4 एंड 5, हमेशा यही होगा कि पहले एनसिसमेंट होगी, फिर
मल्टीपल फ्यूजन होगी, फिर स्पोरुलेशन होगी। ठीक है, चले। यो मैम। यो मैम। चलो मैम। तो अब यही बात जो मैंने आपको पीछे बताई ना, वो यहाँ थ्योरी में लिखी है, तो इसको जरूर पढ़ना है एक बार। ओके, यो मैम। नाउ नाउ अब एक क्वेश्चन लगा ले। यो मैम। देखो हमसे यो इतनी पढ़ाई करके क्वेश्चन होता ही मैम। नहीं। चलो, यू हैव 1 मिनट। मैं टाइम स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट। सी नो, टेक्स्ट मैसेज करना है। ए टेक्स्ट मैसेज, इसमें मैसेज करो, मैसेज CAB क्या CABD लिखना सिर्फ ऑप्शन का नंबर ही है, लेकिन मैसेज करेंगे सारे। वन मिनट है आपके पास, 20 सेकेंड्स आर डन। मैंने पॉल्स नहीं जनरेट किया क्योंकि पॉल जनरेट में भी टाइम लगेगा, बीच में से क्वेश्चन कर रहे हैं ना। ओके जी, ओके ओके ओके। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर है सी। ओके, चलो अभी टाइम है 35 सेकेंड्स डन। 1 मिनट है आपके पास, थिंक अबाउट इट। सब दे रहे, जरूरी नहीं है वो सही है। ओके ओके, ऑलराइट, ओके ओके। विशाल बेटा लेट ज्वाइन किया था ना, नो मैम। फिर मैम मुझे डाउट हो रहा था ए और सी में। अच्छा, अभी विशाल बेटी की आवाज क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मैम तमन्ना। तमन्ना। यस मैम। कंफ्यूज करती हो टीचर को। ओके, आ जाओ। डन, 1 मिनट ऑफ, मेरी टर्न है। इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लोन, जो भी क्लोन्स होते हैं, आप ऐसे बनाते थे। इंडिविजुअल्स ऑफ क्लोन्स होते हैं, यानी इनकी बात हो रही है भाई। वो सी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जीन यानी कि उनमें जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है, सही बात है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। नहीं बेटा, ये मैं मैन्युअली बना रही हूँ ना, तो आपको थोड़ा फर्क लिख रहा है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो डिफरेंट नहीं होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। देखो आंसर कैसे करते हैं। आपको सही आंसर के साथ ये भी पता होना चाहिए बाकी सारे गलत कैसे हैं। राइट, अभी टाइम लगेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी 1 साल में तो जल्दी कर लोगे, लेकिन पता होनी चाहिए दूसरा गलत कैसे है। जैसे अभी इसको कंफ्यूजन थी, 2 ऑप्शंस थे, है ना, तो तुम कैसे करोगे, तुम सारे ऑप्शन चेक कर लो तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। आर मॉर्फो क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट, नहीं जी, जेनेटिकली सेम होते हैं वो। आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, दोनों देखने में भी सेम है और उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम है। दिस इज करेक्ट। ठीक है, कैसे पता चला मुझे? मैं पीछे जाऊंगी अपने, अब मैं जब क्वेश्चन करती हूँ मुझसे क्वेश्चन नहीं निकलता तो मैं पीछे जाती हूँ और देखती हूँ मैंने जहाँ से पढ़ा था, और जहाँ मैंने इसको पढ़ा था वहां पे मैंने देखा था कि वहां लिखा था कि जो क्लोन्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, उन्हीं को क्लोन्स कहते हैं। तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यार मैंने सही पढ़ा है। समझ आया? यो मैम। आ गया क्वेश्चन। हाँ, आर जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली डिफरेंट। देखो, जेनेटिकली डिफरेंट तो नहीं होते वो, यहाँ से गलत हो गया था। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप इज, फिनोटाइप हम लोग ना आप इसको मेंडल वाले चैप्टर में ज्यादा पढ़ोगे। फिनोटाइप का भी मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। तो जनरली आप इसको जेनेटिक्स में पढ़ते हो इस टर्म को, लेकिन मोर्फोलॉजी और फिनोटाइप से बात एक ही है, एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे हो, इसको लिख लो। तो जब भी क्वेश्चन करो ना, सही आंसर देखो उसे छोड़ मत दिया करो, बाकी ऑप्शन में जो वर्ड्स है उसको देख लिया करो, क्योंकि अगर नीट ये क्वेश्चन डाल रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि तुमको पता है फिनोटाइप क्या है, तो अगली बार ना क्वेश्चन वो फिनोटाइप से ड्राइव कर देगा। ठीक है, वो बाहर से कुछ नहीं लाता, वो अपने ऑप्शंस को शफल करता है। तो तुमको फिनोटाइप का मतलब पता है तो अगला क्वेश्चन तुम उसका कर लोगे। समझ आई बात? चलो जी, चले आगे। यो मैम। आंसर वुड बी सी हाँ, लेकिन मैं ना इसका आंसर यहाँ लिखूंगी नहीं। ओके, मैं इसका आंसर अगले पेज पे लिखती हूँ ताकि आप जब इसको सॉल्व करो तो आपको, आप इस प्रेजेंटेशन से सॉल्व करके चेक करो। ठीक है, ये वाला करके बताओ। 30 सेकेंड है, स्टार्ट।
आराम से पढ़ो। ओ, मेरी फोन की चार्जिंग कम है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, तो इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स आज मेरे पास। अच्छा जी, देख लेते हैं। ओके, ए एंड बी में बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। देखो, अ सेक्शन, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? यो मैम। Yo-yo ma'am. ध्यान से सुनना इस बात को। असेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जो असेक्सुअली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, इनहेरिटिंग ऑल द कैरेक्टर्स, उनके पास सारे कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के। तो ऐसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, ऑफस्प्रिंग कह देती हूँ मैं इसको, जिनके पास सारे सेम फीचर है एज पेरेंट, तो बिल्कुल पेरेंट से मिलते हैं हर सेंस में, जेनेटिक में भी और मोर्फोलॉजी में भी। तो ऐसे वाले ऑफस्प्रिंग को हम क्या बुलाते हैं? टोटल सेल Clone. हम वर्ड यूज करेंगे क्लोन, क्लोन्स कहेंगे, ऑफस्प्रिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑफस्प्रिंग ना जेनेटिकली मॉडिफाई होके भी बनते हैं। अगर मियोसिस पढ़ा था ना, तो उसमें आप देखते हो कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो पेरेंट से थोड़ा डिफर करते हैं, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग इज नॉट द राइट वर्ड। ऑफस्प्रिंग जरूरी नहीं है पेरेंट से बिल्कुल सेम हो, लेकिन जो क्लोन्स है वो हमेशा बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसने यह लिखा था, इनहेरिट करते हैं मतलब लेते हैं ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट, तो पेरेंट के सारे कैरेक्टर ले लेते हैं, आप उसको कहते हैं क्लोन्स। आंसर वुड बी बी। ओके, वेराइटी होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग, जैसे चावल है, बासमती चावल, कितने टाइप के चावल होते हैं? बासमती चावल, बासमती आगे 20 टाइप के होते हैं। तो वेराइटी होती है थोड़ा थोड़ा किसी चीज में फर्क होना, जैसे चावल है तो थोड़े थोड़े डिफरेंट है, कोई ज्यादा बड़े दाने हैं, कोई छोटे दाने हैं, तो वेराइटी होता है। हाइब्रिड होता है दो चीजों का मिक्सचर, तो दो चीजों का मिक्सचर होना इज लाइक फादर के स्पर्म से फीमेल के एग से मिक्सचर होकर जो सेल बन गया, एक तरह से हाइब्रिड बन गया, दोनों का मिक्सचर बन गया ना। तो हाइब्रिड इज नॉट द राइट वर्ड हियर, सो राइट वर्ड हियर वुड बी क्लोन। समझ आया? यो मैम। Yo-yo ma'am. Yo. तो आंसर वुड बी बी। सेम ही क्वेश्चन था पर उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया है ना, तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे आपके काम आ जाएगा। ओके, डन इतना? यो मैम। Yo-yo ma'am. चलो जी, अब पढ़ ले थोड़ा सा। यो मैम। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo एक दो कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और हो जाएगा आराम से। बडिंग, बडिंग क्या होती है? देखो, बडिंग अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो एनिमल किंगडम के अंदर ना हम लोग सबसे पहला ग्रुप कौन सा पढ़ते थे? पॉरीफेरा। मोनेरा, पोरीफेरा, सॉरी, Monira. हाँ, एनिमल किंगडम में मोनेरा पढ़ते है ना, पोरीफेरा। है ना, और मैं चांद पे रहती हूँ लाइको, एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा पढ़ रहे थे, किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा प्रोटिस्टा आता है। उस हंस लो हंस लो, अच्छे से हंस लो, खुद पे ही हंस लो। पॉरीफेरा के बाद क्या आता है? मैम सैनिटरिया। सिलेंट्रेटा आता है। वो वैसे सैनिटरिया नहीं होता, नाइडेरिया होता है। अरे अरे अरे, इतनी खराब प्रोनाउंसिएशन तेरी, मजा आ गया सुन के नाइडेरिया होता है बेटा, उसमें ना सी साइलेंट होता है। डोंट वरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन भी आगे तुमको बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी। कभी कभार मुझे खुद डर लग जाता है बोल के क्या बोल दिया मैं, और स्पेलिंग तो मेरे अक्सर गलत होते हैं, लेकिन मुझे कोई कुछ कह नहीं पाता क्योंकि मैं टीचर हूँ। समझ रहे हो ना तुमने मुझे नहीं टोकना है, ओके? यो मैम। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. मैं लेकिन टोकूंगी, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकती हूँ, तुम नहीं मेरा मजाक उड़ाओगे मेरे सामने ओके डन। यो मैम। Yo-yo ma'am. डेटा के अंदर आपने बड़ा कूल सा ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा जिसको कहते हैं बडिंग, बडिंग कहते हैं, रब्बा
ये हो गया मैंने हाइड्रा। हाइड्रा सुना होगा, ऐसा दिखता है। यो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके यो मैम। सारे होते हैं चारों तरफ ऐसे टेंटिकल से, ये खाना भी पकड़ता है, अपना डिफेंस भी करता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये हाइड्रा, सॉरी माइक्रोस्कोपिक मतलब वैसे देख के ना उसकी शेप तो दिख जाती है पर बहुत छोटू होता है। बड़े बड़े हाइड्रास भी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने लैब में छोटा देखा है तो मैं थोड़ा डर गई थी देख के, मैं कितना छोटा सा, मुझे लगा कितनी हाइट का होगा। तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा के केस में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। हाइड्रा की बॉडी के साइड में देखना, यहाँ पे एक छोटा सा बड बन जाता है, ठीक है। हाइड्रा देखता होगा ऐसे कि हाई ये क्या सूजन सी हो रही है, फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या बड होता है, एक छोटे से हाइड्रा की शेप में चेंज हो जाता है, छोटा सा हाइड्रा बन जाता है, बेबी हाइड्रा। इसको हम बोलते हैं बड ही, अभी बड ही है ये, ठीक है जी। फिर ये बर्ड पता है क्या करता है, फिर ये बर्ड फाइनली हाइड्रा की बॉडी से अलग हो जाता है। तो ये बर्ड यहाँ के लग गया, हाइड्रा वहीं का वहीं है, उसने इसको त्याग दिया, कहता जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अभी जो छोटा सा बर्ड है ये फाइनली ग्रो करेगा और ये पूरा का पूरा हाइड्रा बना देगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। समझ में आया? यो मैम। यो मैम। अपनी बात मैं आपको पढ़ाती हूँ। बडिंग में क्या होता है, अ बड अपीयर एंड ग्रो इन पेरेंट बॉडी। तो ये जो हाइड्रा की बॉडी है इसी डायग्राम को लेबल कर रही हूँ पेरेंट बॉडी। एनसीईआरटी में पिक्चर है ये? नो मैम। अच्छा बना लो इसे, ये पेरेंट बॉडी है और ये है बड। तो बड यहाँ पे ग्रो होता है छोटू सा। बड इज नथिंग बट, लिख लो भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स है ये छोटे से यहाँ पर एनिमल के केस में। नाउ आफ्टर मैच्योरेशन, अभी बर्ड थोड़ा मैच्योर होता है, थोड़ी सी शेप आती है इसमें, ये डिटैच हो जाता है, टूट जाता है पेरेंट बॉडी से, और ये जहां जाके गिरता है वहां पर ये न्यू इंडिविजुअल पूरा हाइड्रा बना देगा। तो दिस इज नोन एज बडिंग। बहुत फेमस एग्जांपल है इसका हाइड्रा। ये स्पॉन्जेस में भी होता है, स्पॉन्जेस आर एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। पोरीफेरा। और यीस्ट, यीस्ट क्या होता है? मैम जो हम मतलब उसमें बना, उसमें डालते जैसे रोटी केक वगैरह में यूज होती है मैम जो। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेसी होता क्या ये, किस किंगडम में डालूं? फंजाई। फंगस। सोच लो। एल्गी है मैम। एल्गी ईस्ट। है? यस मैम। अच्छा बहुत बढ़िया, श्योर है? यस मैम। क्या नाम है तुम्हारा? मैम दिव्यांशी, लेकिन दिव्यांश। आईडी रंजन से। धोखेबाजों में से तुम भी एक हो। नो मैम। मैम ईस्ट फंगस में ही होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो दिव्यांशी ना, यही ना, दिव्यांशी यही नाम है। तो बेटा यस तेरा मैम। होमवर्क है कि कल बताइयो व्हाट इज ईस्ट। ईस्ट के ऊपर नोट लिख के लाइयो, ठीक है। यस मैम। नोट में मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन चाहिए मुझे इसका, एक पिक्चर चाहिए, एक डायग्राम बना के मैं कैमरा ऑन करा के बोलूंगी होमवर्क दिखा दे, ऐसा नहीं हवा में अरे हम तो कर लेंगे वाला नहीं चलेगा। और दूसरा मुझे चाहिए कि कितने सेल का होता है और इसके यूजेस क्या है। रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। हाँ कौन है, बोलो। मैम ये यूनिसेलुलर होता है ना फंगस में। मेरे को क्या पता, दिव्यांशी से कल पूछेंगे। और मैं होमवर्क दे के अगर मैंने तुम्हें बताना था तो मैं होमवर्क क्यों दूंगी, तुम चालाक बनते हो हैं, टीचर से होमवर्क कराते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटा विद्या की देवी बुरा मान जाएगी। इसके यूजेस लिखने हैं और मैं देखो हेल्प के लिए बता देती हूँ, हेल्प कैसे लेनी है। एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 पेजेस पे मिल जाएगा, ठीक है जी। ये करके आना और बाकी बच्चे पढ़ के आना, ताकि अगर ये हमें गलत होमवर्क बताए ना तो हम इसको पकड़ लें, ठीक है। यो मैम। यो मैम। कल आप पढ़ाएंगे हमें ये वाली बात, ओके डन। यो मैम। ओके जी, ये हो गया बडिंग। अरे पीछे जाओ यार, वो मेरे को बड़ा मजा आता है इसको खत्म करने में। अरे मल्टीपल फिजन किसका एग्जांपल था इसमें, मल्टीपल फिजन में? मैम अमीबा का भी था और प्लाज्मोडियम। अमीबा दोनों देखता है, हाँ। अमीबा और अमीबा पैरामीशियम। फ्यूजन भी दिखाता है, मल्टीपल भी, और यहाँ पैरामीशियम भी था, है ना। मैम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लाज्मोडियम तुमको पता है किसको कहते हैं? कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे रखते हैं, ये आगे चल के चैप्टर्स में आएगा, यहाँ काम नहीं खराब करेंगे। बडिंग में क्या एग्जांपल पढ़ा है? हाइड्रा। स्पॉन्ज। स्पॉन्जी। ईस्ट।
ईस्ट। दिव्यांशी तो जिंदगी में नहीं भूलेगी, ईस्ट ने फंसाया था मुझे है ना। और हमने इसके क्वेश्चंस करे, राइट। अब इसको सम अप कर दूं क्योंकि एक और टॉपिक तो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, इसको सम अप कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं। स्टार्टिंग में हमें चैप्टर पिक करने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो ये ऐसे भागेगा ना, पता नहीं चलेगा। इस वीक में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। सम अप करते हैं इसको। हाँ जी, नोट्स बनाए सबने? यो मैम एक मिनट, एक मिनट देखती हूँ, फटाफट देख लो क्या है। देख लो मेरा दिल, एक मिनट दिया मैंने तुम्हें, कितनी बड़ी बात है, जल्दी देखो। बेटा सुपर नेचुरल पावर है तेरे पास, ये क्या किया तूने ये तो ऐसा लग रहा है इसमें कॉपी बगड़ी करती। देख लीजिए कौन से ग्रह से हो, सच बताओ, हमें भी वहीं जाना है। चलो जी, एक मिनट, बताओ भाई, ऐसा कुछ था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस मैम यस मैम। ये कौन सा बदतमीज बच्चा है यस मैम वाला, भाग जाओ यहाँ से, मुर्गी बन जाओ घर पे ही बन जाओ मुर्गी, भला बड़ा भला होगा घर वालों का। अच्छा, मुर्गी सुबह सुबह बांग दे के उठाती है? नो मैम हाँ ठीक है, पता है तुमको ये बात है? नहीं। हमारे घर है ही नहीं, हमें पता ही नहीं ये बहुत अच्छा है, हमारे घर है ही नहीं, हमें क्या पता है। मेरे घर है, मेरे घर में फिर से मुर्गियां पाली है मैंने मेरे घर वालों ने एक मुर्गी पाली, वो मुझे ही बुलाते हैं प्यार से। बताओ भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला कौन सा लिख दूं टाइप में? ठीक है जी, देखो ऐसा नहीं, ऑर्डर यही है, हमने याद एक तरीके से किया। फ्यूजन दो टाइप के हैं। Yes, ma'am. ए, नाम बता। Binary fusion और multiple. हामी नहीं बननी मुझसे, नाम बताने हैं, चालाक बनते हैं। दूसरा बताओ। Budding. तीसरा। Gemulation. चौथा। फोर्थ। Fragmentation. बहुत इजी है फ्रेगमेंटेशन, तो मजे से हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर के साथ स्पेशल बात क्या पड़ी थी? राइट, हाँ, और फ्लैजिला प्रेजेंट हो रहा है, राइट। गुड गुड गुड, ठीक है, डन फॉर टुडे। तो आपको मैं ये प्रेजेंटेशन अभी भेजूं या कल भेजूं? मैं आपको अभी भेजूंगी, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये अभी भेजूंगी, मतलब ये मैं आपको 9:30 बजे सारी क्लासेस खत्म होने के बाद भेजूंगी। तो फिर आप इसको रीड कराना, थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। समझा तो मैं दूंगी, राइट। ओके मैम। भागो भागो, बाय बाय बाय, भाग जाओ। बाय मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय।